मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com के खास कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। बातचीत शुरू करने के पहले एक छोटी सी अपील। सत्यहिंदी.com एक कोशिश है पत्रकारिता को नए सिरे से स्थापित करने की। इस मुहिम में आप लगातार हमारी मदद कर रहे हैं। ये मुहिम इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ऐसे समय में जबकि एक तरफ गोदी मीडिया है, दूसरी तरफ कॉरपोरेट मीडिया है, तीसरी तरफ टीआरपी की रेस लगी हुई है, ऐसे में सच बात कहना लगभग असंभव सा हो गया है। पत्रकारिता सच बात करने की एक कोशिश होती है। इसी कोशिश में सत्यहिंदी.com लगा हुआ है और हमें आपके मदद की ज़रूरत है। हमें उम्मीद है कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर आप सत्यहिंदी.com का जो सदस्यता अभियान है उसके साथ जुड़ेंगे और हमें आर्थिक भुगतान करेंगे तो हमें बहुत बहुत मदद मिलेगी। उम्मीद है आप हमें निराश नहीं करेंगे। और आप आज के विषय पर बात करते हैं। आज का विषय दरअसल बहुत महत्वपूर्ण है और वो देश की सत्ताधारी पार्टी बीजेपी और एक तरीके से उसकी सरकार से जुड़ी हुई है। आपको मालूम है कि जेपी नड्डा भारतीय जनता पार्टी के नए अध्यक्ष बने हैं। नए अध्यक्ष बनने के काफी समय के बाद उन्होंने अपनी नई टीम का ऐलान किया है। इस नई टीम में कई परिवर्तन किए गए हैं। बीजेपी के बहुत ताकतवर जनरल सेक्रेटरी माने जाने वाले राम माधव को इसमें जगह नहीं दी गई है। लेकिन आज मैं राम माधव के बारे में चर्चा नहीं करूंगा। चर्चा एक बहुत ही महत्वपूर्ण मसले पर। महत्वपूर्ण मसला यह है कि दरअसल जेपी नड्डा ने अपनी इस टीम में भारतीय जनता युवा मोर्चा की कमान एक ऐसे शख्स को सौंपी है जिनका नाम है तेजस्वी सूर्या, जो महज 29 साल के हैं और पिछले बार ही लोकसभा का टिकट उनको मिला था। वो बेंगलोर से जीतकर संसद सदस्य बन चुके हैं। उनको राष्ट्रीय जनता युवा मोर्चा का अध्यक्ष बनाया गया है। एक राजनीतिक दल किसको कौन सा पद देगी या नहीं देगी, यह उसका अपना अंदरूनी मामला है। लेकिन कुछ ऐसे बुनियादी सवाल होते हैं जिन पर बहस जरूरी होती है और इसीलिए आज हम इस सवाल को खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा या सत्ताधारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, जो एक जमाने में एक अलग तरीके की राजनीति की बात करती थी, उसकी कौन सी मजबूरी है कि भारतीय जनता युवा मोर्चा की कमान एक ऐसे शख्स को सौंपी गई है जो अपने मुस्लिम विरोधी बयानों की वजह से न केवल देश के अंदर बल्कि उनके बयानों की वजह से जो हमारी विदेश नीति है, जो अरब देश है, जो मुस्लिम देश हैं, उनके साथ भी हमारे संबंध खराब होने की नौबत आ जाती है। क्या मजबूरी है कि भारतीय जनता पार्टी इस शख्स को न केवल सांसद बनाती है बल्कि उनको इतनी कम उम्र में युवा जनता मोर्चा का अध्यक्ष भी बना देती है। सबसे पहले मैं उनके उन बयानों का जिक्र करना चाहूँगा जिनकी वजह से आज मैं ये सवाल खड़े कर रहा हूँ। आपको याद होगा कि मार्च और अप्रैल के महीने में इस देश के अंदर कोरोना का संकट आया, देश में लॉकडाउन लागू हुआ और बड़े पैमाने पर चर्चा पूरे देश के अंदर प्रचारित की गई तबलीगी जमात के माध्यम से कि दरअसल इस देश के अंदर कोरोना जो है तबलीगी जमात की वजह से फैलाया गया। मीडिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा इसमें भागीदार बना और मुसलमानों की एक छवि पेश करने की कोशिश की गई कि दरअसल इन मुसलमानों की वजह से ही देश के अंदर कोरोना का संकट आया हुआ है। उसी समय 19 अप्रैल 2020 को तेजस्वी सूर्या का एक ट्वीट आता है। यह ट्वीट अंग्रेजी में था लेकिन इतना घृणित, इतना कुत्सित, इतना गलत और इतना जहरीला था कि मुझे उसकी भाषा आपके सामने रखने में थोड़ा संकोच हो रहा, लेकिन मैं इस भाषा जो उन्होंने लिखा आपको बताना बहुत ज़रूरी है। तब आपको इस बात का अंदाज़ा लगेगा कि किस मानसिकता के तहत इस शख्स ने ये ट्वीट किया है। ये लिखते हैं, 95% Arab women have never had an orgasm in the last few hundred years. Every mother has produced kids as act of sex, not love.
एंड देन तारिक फतेह। क्या आप सोच सकते हैं कि कोई शख्स जो भारत की गंगा जमुनी तहजीब में पला बढ़ा हो, जिसको जरा सा भी सेंस हो, जो जरा सा भी पढ़ा लिखा हो, वो इस तरीके का ट्वीट कर सकता है कि आप न केवल अरब का अपमान कर रहे हैं, अरब देशों का अपमान कर रहे हैं, मुसलमानों का अपमान कर रहे हैं, बल्कि महिलाओं का भी अपमान कर रहे हैं। कोई आदमी अपने विवेक में कैसे इस तरीके का ट्वीट कर सकता है? इस ट्वीट के फौरन बाद जो यूनाइटेड अरब अमीरात के जो राज परिवार है, उनकी तरफ से तीखी प्रतिक्रिया हुई और उनके ट्वीट में नाम लिखा हुआ है एमजाल शिका। उन्होंने ट्वीट किया और उन्होंने प्रधानमंत्री कार्यालय को टैग करते हुए ट्वीट किया, नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री, उनको टैग करते हुए ट्वीट किया, तेजस्वी सूर्या को टैग करते हुए ट्वीट किया है। मैं वो पढ़ देता हूं आपको, पहले अंग्रेजी में फिर हिंदी में कर दूंगा मैं। पीएमओ इंडिया, रेस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, India's relation with the Arab world has been that of mutual respect. Do you allow your parliamentarian to publicly humiliate our women? We expect your urgent punitive action against Tejasvi Surya for his disgraceful comment. ये ट्वीट कहता है कि प्रधानमंत्री कार्यालय, सम्मानित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अरब देशों के साथ भारत का रिश्ता हमेशा से ही परस्पर सम्मान का रहा है। क्या आप अपने एक सांसद को हमारी महिलाओं का सार्वजनिक तौर पर अपमान करने देते हैं? क्या अपने कुत्सित बयानों के लिए तेजस्वी सूर्या के खिलाफ आप कोई कार्रवाई करेंगे? इस ट्वीट के बाद और इस तरीके के ट्वीट करने के बाद हम आप ये उम्मीद करते हैं कि कम से कम इस शख्स के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी, ताकि ये आदमी कभी इस तरीके का बयान ना दे। लेकिन हैरानी की बात यह है कि पिछले कई महीनों के बाद भी आज तक इस शख्स के खिलाफ किसी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं हुई। न केवल कोई कार्रवाई नहीं हुई, बल्कि बीजेपी के पार्टी अध्यक्ष, नए पार्टी अध्यक्ष, जब वो अपनी नई टीम का गठन कर रहे हैं तो इस शख्स को पुरस्कृत भी कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं। तो क्यों ना ये माना जाए कि दरअसल भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष महोदय ये चाहते हैं कि इसी तरीके के शख्स पार्टी के अंदर आए जो मुस्लिम विरोधी बयान दें, जिनकी वजह से भारत और अरब देशों के रिश्ते खराब हों, जिसकी वजह से भारत इस्लामिक देशों के रिश्ते खराब हों। क्या वो ये चाहते हैं? मैं ये तो नहीं कहूंगा कि पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो ये चाहते होंगे, लेकिन जब आप ऐसे शख्स को पुरस्कृत करके उनको बड़ा पद देते हैं तो जाहिर सी बात है ऐसे बयान देने वालों का मन बढ़ता है। और उसी संदर्भ में, क्योंकि ये बात में ये उनका कोई पहला बयान नहीं है, इसके पहले भी उनका कई बयान आ चुका है। मैं आपको याद दिलाऊंगा कि जब एनआरसी का विरोध, एनटीसीए चल रहा था आंदोलन, तब इन्होंने, जो लोग आंदोलन कर रहे थे, जाहिर सी बात सबसे बड़ी संख्या में मुस्लिम लोग थे, कहा था ये सारे के सारे लोग पंचर बनाने वाले लोग हैं। आप पूरी एक कम्युनिटी को पंचर बनाने वाले लोग कह रहे हैं? कोई सांसद इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करता है? यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि बहुत जल्द अगर जो बहुमत है, जो बहुसंख्यक तबका है, जो हिंदू तबका है, अगर वो जागृत नहीं हुआ, अगर उसके अंदर चेतना नहीं लौटी, तो बहुत जल्द हिंदुस्तान के अंदर मुगल राज होगा। यानी आप मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं और मुगल राज का मतलब मुसलमानों का शासन इस देश के अंदर हो जाएगा। क्या ये तथ्य पर आधारित बयान है? और क्या ये दो समुदायों के बीच में नफरत फैलाने वाला बयान नहीं माना जा सकता? और फिर उसके बाद एक जगह फिर वो आगे कहते हैं कि आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि हर वो आतंकवादी जब पकड़ा जाता है, ज्यादा से ज्यादा वो इस्लाम से जुड़े हुए होते हैं? अगर यही बात कोई आदमी अगर हिंदू धर्म से जोड़ कर कहे तो फिर कितनी तीखी प्रतिक्रिया इस बारे में होगी। और सवाल यहां पर हिंदू मुसलमान का नहीं है, सवाल इस बात का है कि एक राजनीतिक दल जो सत्ता में है, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष एक शख्स जो हैबिचुअली मुसलमान विरोधी बयान दे रहा है, जिसके बयानों की वजह से भारत के प्रधानमंत्री को बाद में
बयान देना पड़ा, यूएई में भारत के राजदूत पवन कपूर को कहना पड़ा, बयान देकर सफाई देनी पड़ी कि भारत और यूएई के बीच में सम्मान का रिश्ता है और हमें एक दूसरे की सेंसिबिलिटीज का ख्याल रखना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री को कोरोना के संदर्भ में एक दबा छुपा बयान देना पड़ा और यह कहना पड़ा कि कोरोना का कोई रंग नहीं होता, कोरोना का कोई धर्म नहीं होता, कोरोना का कोई लिंग नहीं होता, कोरोना किसी देश की सीमाओं में नहीं बाधित होती है और इसलिए हमें जब बात कहते हैं तो भाईचारे के दायरे में, आप दूसरे के सम्मान के दायरे में करना चाहिए। यानी जिनके बयानों की वजह से देश के प्रधानमंत्री को जब आपको सफाई देनी पड़ती है, देश के राजदूत को सफाई देनी पड़ती है, अरब देशों से रिश्ते खराब होने की नौबत आ जाते हैं, आप उस शख्स को दंडित करने की जगह आप उस शख्स को जो है आप पुरस्कृत करते हैं, उसको भारतीय जनता युवा पार्टी का, जनता मोर्चा का अध्यक्ष बना देते हैं। तो इसका क्या संदेश माना जाए? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने क्या बयान दिया था? संक्रमण करने से पहले किसी नस्ल, किसी धर्म, किसी जाति, किसी भाषा, देश की सीमाओं को नहीं देखता है, इसलिए भाईचारा और एकता दायरे में ही व्यवहार होना चाहिए। तो एक तरफ प्रधानमंत्री जी इस तरीके की बातें करते हैं, देश के राजदूत को अरब कंट्रीज की भावनाओं का ख्याल रखना पड़ता है, और दूसरी तरफ हम ऐसे शख्स को जिसके बारे में खुद वहाँ के राजशाही परिवार ने जब अरब महिलाओं के बारे में इस तरीके का बयान इन्होंने दिया, इस तरीके का ट्वीट किया, तो उन्होंने कहा कि भाई इस शख्स के खिलाफ आप कार्रवाई करिए, आप ऐसा सांसद सदस्य कैसे हो सकता है? और जब आप उसको पुरस्कृत करते हैं तो उसका एकमात्र मकसद जो स्पष्ट होता है वो यही है कि भारतीय जनता पार्टी, जिसके ऊपर ये आरोप लगता है कि दरअसल वो मुस्लिम विरोधी राजनीति करती है, वो हिंदुओं की राजनीति करती है, वो नफरत की राजनीति करती है, तो ऐसे अपॉइंटमेंट से इस बात की पुष्टि होती है। और फिर कोई क्यों ना कहे कि दरअसल भारतीय जनता पार्टी की जो प्रेरणा है वो आरएसएस से मिलती है, और आरएसएस के जो दूसरे गुरु हैं, जो दूसरे प्रमुख हैं गोलवलकर, जो बंच ऑफ थॉट में एक चैप्टर लिखते हैं, जिसमें कहा गया भारत के 3 दुश्मन हैं, और उन 3 दुश्मनों में वो मुसलमानों का जिक्र करते हैं। मुसलमान जो नंबर 1 दुश्मन उनकी किताब के अंदर है। हालांकि बाद में उस किताब को डिसऑन करने की बात की जो आरएसएस के मौजूदा प्रमुख मोहन भागवत है, लेकिन गोलवलकर साफ तौर पर कहते हैं कि अगर इस देश के अंदर मुसलमानों को रहना है तो वो हिंदुओं के रहमो करम पर रहेंगे, और वो द्वितीय श्रेणी के नागरिक के तौर पर रहेंगे, उनके अपने कोई अधिकार नहीं होंगे। आज बीजेपी ये बात पब्लिकली नहीं करती, लेकिन अगर आप बीजेपी की पूरी राजनीति को देख लें, लोकसभा के अंदर चुनाव हुआ, 302 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से एक भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा का जो है वो मुसलमान चुनकर नहीं है। उत्तर प्रदेश के अंदर 300 से ज्यादा उनके पास सीटें हैं, उसमें एक भी एमएलए नहीं है जो मुस्लिम है। और जब मॉब लिंचिंग की घटनाएं होती हैं तो उस पर एक बार भी जो है वो बयान ऐसा नहीं आता जिससे कि स्पष्ट संदेश मॉब लिंचिंग करने वालों को मिले, क्योंकि मॉब लिंचिंग के निशाने पर ज्यादातर मुसलमान लोग ही थे, जो गोहत्या, गोमांस का आरोप लगा के जिनको पीटा गया, कईयों को जय श्री राम के नारे लगवाए गए, और वो तस्वीरें सब दुनिया के सामने मौजूद हैं। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्यों ना ये कहा जाए कि भारतीय जनता पार्टी न केवल मुस्लिम विरोधी राजनीति करती है, बल्कि वो ऐसे शख्स को भी प्रमोट करती है जो बहुत ही आक्रामक तरीके से मुसलमान विरोध की बातें करते हैं। अन्यथा कोई और कारण नहीं है कि तेजस्वी सूर्या को प्रमोट करके भारतीय जनता युवा मोर्चा की कमान संभाली जाए। अगर ये बयान पार्टी को अगर नामंजूर होता, अगर सरकार में बैठे तमाम मंत्रियों को, देश के प्रधानमंत्री को अगर ये बात नामंजूर होती, तो कम से कम ये सबक जरूर तेजस्वी सूर्या को दिया गया होता कि जो तुमने बयान दिया है वो बयान गलत है, वो ठीक नहीं है, वो न केवल महिला विरोधी है, वो न केवल धर्म विरोधी है, बल्कि उससे देश की गरिमा, देश की मर्यादा को तकलीफ पहुंचती है, उससे हमारे जो विदेशी दूसरे देश हैं उनसे हमारे रिश्ते खराब होते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, भारत एक सेकुलर कंट्री है, और इस सेकुलर देश में जहाँ हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब आपस में साथ साथ रहते हैं, आपस में किसी तरीके का कोई भेद नहीं माना जाता है। अगर कोई शख्स उनके खिलाफ इस तरीके की बयानबाजी करता है या ट्वीट लिखता है या भाषण देता है तो ज़रूर उसको ऐसी सबक मिलना चाहिए ताकि फिर कभी वो इस तरीके की बातें ना कर सके। लेकिन अगर ऐसे आदमी को पुरस्कृत किया जाएगा तो फिर यही संदेश जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी के शाह पर ही इस तरीके की बातें की जा रही हैं और वो मुस्लिम विरोधी राजनीति करती है। नमस्कार, धन्यवाद, शुक्रिया। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए
हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।